गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काफ़ी समय बाद हमारा मिलना हुआ है। कुछ बच्चों के कॉल्स आए थे मेरे पास कि एलएलबी फाइनल ईयर के भी एग्जाम चल रही है विक्रम यूनिवर्सिटी। तो अब उनका जो नेक्स्ट पेपर है वो है विधि में व्यवहारिक प्रशिक्षण, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन लॉ। इसको ड्राफ्टिंग इन ट्रेनिंग भी कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत हो, यही पेपर है आपका। इसमें पूरे जो ड्राफ्ट हम कोर्ट में एप्लीकेशन तैयार करके देते हैं वो वाली पूरी चीज आती है। लेकिन शुरू में दो क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक बनता है अभिवचन ट्रेनिंग, एक बनता है वाक्पत्र ब्लैंक। अब हम धीरे धीरे इन पर एक बार विस्तार से चर्चा करेंगे। अभिवचन की जो रूपरेखा है वो हमारे सामने उपस्थित है। नंबर 1 आशय मीनिंग। अभिवचन होता क्या है? तो सर्वप्रथम वादी द्वारा जो अपना वादपत्र कोर्ट में पेश किया जाता है वो उसका अभिवचन हो गया। प्रतिवादी द्वारा जो उसका लिखित कथन दिया गया वो उसका अभिवचन हो गया। तो अभिवचन से मतलब सिंपल सा ये है कि वादी और प्रतिवादी द्वारा जो आवेदन पत्र कोर्ट में दिया गया है उसमें जो तथ्य दिए गए हैं, फैक्ट दिए गए हैं, वही अभिवचन का रूप है। अब अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं, तो सीपीसी में आर्डर 6 रूल 1 में अभिवचन की परिभाषा दी गई है। अभिवचन से आशय वादपत्र या लिखित कथन से है। मतलब इन दोनों को यदि आप ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो वो एक अभिवचन हो जाएगा। नंबर 2 पॉइंट आता है हमारा प्रकार, टाइप्स ऑफ अभिवचन। अभिवचन कितने प्रकार होते हैं? तो अभिवचन 2 प्रकार का होता है, वादपत्र और लिखित कथन। वादपत्र जो वादी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसमें वो अपना अनुतोष, अपनी चार्ज उसको चाहिए न्यायालय से, वो उसमें उसका उल्लेख करता है। लिखित कथन जो प्रतिवादी द्वारा दिया जाता है उसकी जो न्यायावृत्ति वो 30 दिन के अंदर उसको समझ लेने के बाद जवाब प्रस्तुत करना होता है। लेकिन न्यायालय इसमें पर्याप्त कारण बताने पर इस अवधि को बढ़ा सकती है, जो कि 90 दिन से अधिक नहीं होगी। ये आपको प्रकार मिलेगा। थर्ड पॉइंट है आपका अभिवचन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लीडिंग। अभिवचन महत्व मतलब दोनों कार्रवाई में, सिविल कार्रवाई में भी प्लस क्रिमिनल कार्रवाई में, दोनों में इसका इंपॉर्टेंस रहता है। दीवानी कार्रवाई में थोड़ा सा विशेष इसलिए है क्योंकि जो ड्राफ्ट आपके अभिभाषण महोदय कोर्ट में तैयार करके देंगे उसी ड्राफ्ट के हिसाब से, उसी तथ्य के हिसाब से पूरी एविडेंस से भी पूरा आर्गुमेंट होगा। तो अंदर जो आपको कोर्ट में साबित करना है वो आपके अभिवचन से ही आपको अपना केस प्रमाणित करना है। इसलिए इसका अपने आप में बहुत ही महत्व है। इसमें सभी महत्वपूर्ण तथ्य आ जाएंगे। अभिवचन का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ प्लीडिंग। अभिवचन का उद्देश्य ये होता है कि मेन परिणाम ये कि जितने भी आपने वादकारण तथ्य दिए हैं उन सभी तथ्यों में से यदि वादी और प्रतिवादी में आपस में समानता है तो इन दोनों को एक सूत्र में पिरो दिया जाए, जिससे कि ये पता चल जाए कि कौन सा पक्ष किस बात पे सहमत है, कौन सा पक्ष किस बात पे असहमत है। तो इसका मतलब ये कि अभिवचन में उद्देश्य है आधारभूत भूमिका रखता है। नंबर 5 अभिवचन के आधारभूत नियम, फंडामेंटल रूल्स, मूलभूत नियम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभिवचन के आधारभूत नियम में कि अभिवचन में सिर्फ तथ्यों का उल्लेख होगा, विधि का नहीं। आप जो अभिवचन में पॉइंट्स देंगे, पेरा देंगे, उसमें सिर्फ फैक्ट की बातें लिखेंगे। लॉ क्या कहता है वो न्यायालय में हम तय करेंगे, हमें सिर्फ फैक्ट देना है। नंबर 2 सारभूत तथ्यों का समावेश। सारभूत तथ्य मतलब एक संपूर्ण इसमें बात आ गई है। तो सारभूत तथ्य फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप केस में गए तो आपने ये पढ़ा धारा 80 में सीपीसी की कि गवर्नमेंट के खिलाफ यदि केस में जाना है तो 2 माह पूर्व उनको नोटिस दिया जाता है, बिफोर 2 मंथ्स। तो ये जो 2 मंथ का नोटिस दिया गया है ये एक तरह से उसके लिए फंडामेंटल रूल्स हो गया, सारभूत तथ्य हो गया। इसके बाद आता है साक्ष्य का उल्लेख नहीं। अभिवचन में सिर्फ आप फैक्ट का, तथ्य का उल्लेख करेंगे, एविडेंस से साक्ष्य आपकी बात वाली स्टेज पे ली जाएगी। और अभिवचन में सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख ही होगा, वो भी निश्चित होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। मतलब सर्टेन, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में धारा 29 में पढ़ा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज है वो स्पष्ट होना चाहिए। यदि अस्पष्ट हो तो वाइड होता है। ऐसे यहाँ पे भी आप जो फैक्ट दे रहे हैं, तथ्य दे रहे हैं, वो स्पष्ट एक ही लाइन में समझ में आना चाहिए, जिससे कि प्रतिवादी को अपनी जवाब देने में आसानी हो। तो ये होगा इसके आधारभूत नियम। अब सामान्य नियम की बात करें हम, जनरल रूल्स की, तो अभिवचन के सामान्य नियम नंबर 1 पेराओं में विभाजित। पेराओं में विभाजित का मीनिंग ये होता है कि आपने देखा होगा जब कोई अभिभाषण होता है न्यायालय में अपना हक प्रस्तुत करता है तो वो 1 2 3 4 5 6 यह की करके पूरे पॉइंट्स डाउनलोड करता है, उसको अपडेट करता है। तो वो पेरा 1 2 3 4। नंबर 2 पेराओं के साथ उसमें शब्दों और अंकों का उल्लेख होगा। मतलब आप यदि कोई तारीख लिख रहे हैं तो तारीख शब्द को शब्दों में भी लिखेंगे, शब्दों और अंकों में दोनों में उसका उल्लेख होगा।
बचा न्यायालय फीस, वादी की फीस के हमने कोर्ट फीस का भुगतान कर दिया है, इतने कोर्ट फीस भैया बात प्रस्तुत है। नंबर 5 उसको आपको कि ये जो तथ्य दिए गए, जैसे मान लीजिए आपने 10 पॉइंट्स दिए उसमें, तो 10 में से 7 पॉइंट्स तो मेरी निजी जानकारी के अनुसार, मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार जो मैंने मेरे अभिभाषक महोदय को बताया, उन्होंने उस हिसाब से उसको टाइप किया, प्लस जो लास्ट का 3 पॉइंट्स है अनुतोष, न्याय शुल्क और हर्जाना, ये मेरे अभिभाषक महोदय की जानकारी के अनुसार। तो ऐसे आपको पूरा अभिवचन का सामान्य नियम देना है। नेक्स्ट आपने अभिवचन का हस्ताक्षरित किया जाए, अभिवचन को हस्ताक्षरित करना है। लास्ट में जो आपने पूरा जो ड्राफ्ट बना के दिया है, उस ड्राफ्ट को आपकी निजी जानकारी के अनुसार है, इसमें कोई असत्य नहीं है। ऐसे करके आपको अपने अभिवचन को हस्ताक्षरित करके देना है, साइन सील, यदि अंगूठा लगा तो अंगूठा करके देना है। अभिवचन का सत्यापन क्या करना है, आदेश 6 नियम 15 में अभिवचन का सत्यापन दिया हुआ है सीपीसी ने, और अब उसमें अमेंडमेंट करके ये भी कर दिया है कि आपको सत्यापन के साथ साथ एक शपथ पत्र भी देना जरूरी है, एफिडेविट, जो उसके रिगार्डिंग होगा, जो उसके साथ में होगा। और निष्कर्ष में आप ये लिख सकते हैं पूरे क्वेश्चन का साथ, कि जो हमने रीडिंग में हमने अभी ऊपर के पॉइंट्स जो लिखे, इनका 3 से 4 लाइन में सिर्फ निष्कर्ष के निष्कर्ष के अंदर क्या कह सकते हैं, हमारी सिंपल सी सरल शब्दों में बात, तो ये इसी वे में आप पूरा क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं अभिवचन का। अब हम बात करते हैं वाद पत्र की, जो उसका सेकंड क्वेश्चन आता है, प्लेन वाद पत्र। तो उसकी सिनॉप्सिस देखें आप, नंबर 1 मीनिंग वाद पत्र, तो वादी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन पत्र वाद पत्र कहलाता है। जब वादी वाद पत्र देने से पहले एक संबंधित सूचना पत्र भी देता है पक्षकार को, सूचना के साथ यदि उस सूचना पत्र का समय निकल जाता है तो फिर वो वाद पत्र इसको कोर्ट में पेश करता है। यह वाद पत्र का समन्स प्रतिवादी को जारी किया जाता है, इसके बाद ही प्रतिवादी की कोर्ट में एंट्री होती है। तो वाद पत्र मतलब वादी द्वारा दिया जाने वाला आवेदन पत्र, जो कि 2 पत्र में प्रस्तुत किया जाता है। नंबर 2 वाद पत्र के आवश्यक तत्व, मतलब आप वाद पत्र में क्या क्या लिखेंगे। तो नंबर 1 वाद पत्र में सबसे पहले न्यायालय का नाम, जिस कोर्ट में आपको कह देना जेएमसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, एडीजे, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आपका वाद आप कौन सी कोर्ट में प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, उसमें सबसे पहले उसका नाम आएगा। नंबर 2 पे वादी का नाम, व्यवसाय, निवास स्थान, जाति, उम्र, ये सब चीज आएगी। नंबर 3 में प्रतिवादी का नाम, स्थान, व्यवसाय, जाति, ये सब चीज आएगी। नंबर 4 में वाद कारण, जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है वाद पत्र का, कि आखिर वादी और प्रतिवादी के बीच, दोनों के बीच विवाद का मुख्य बिंदु क्या था। वो विवाद, वो डिस्प्यूट जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले वाद कारण मैंने कॉज ऑफ एक्शन के वाद की शुरुआत कहाँ से हुई, वाद कारण के बाद वाद का न्याय शुल्क कि टोटल हमने इतने स्टाफ इसमें लगाए, इसमें वाद का न्याय शुल्क सीमान महोदय के समक्ष प्रस्तुत है। फिर क्षेत्राधिकारी का सबसे मेन चीज देखो, जुरिडिक्शन, आपको किस कोर्ट में जाने का अधिकारिता है, आप अपना दावा उसी कोर्ट में ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने किसी परिचित जज साहब के पास है तो वहां चले गए अपना दावा लेकर। जिस दावा स्थान जहाँ पे घटना हुई, वो घटना का थाना और वो कोर्ट कौन सी लगती है, वहां पर आपके अभिभाषक महोदय आपका दावा प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद अनुतोष, रिलीफ संबंधी आप प्रार्थना करेंगे कोर्ट से कि मुझे ये रिलीफ दिलाई जाए। तो ये सब होते हैं वाद पत्र का आवश्यक तत्व। नंबर 2 वाद पत्र की प्रस्तुति एवं परीक्षण संबंधी नियम। आपने तो आपका दावा 2 प्रतियों में व्यवस्थित रूप से विधिवत प्राप्त करके कोर्ट में फाइल कर दिया, फिर कोर्ट में जो कमेटी रहती है, जज साहब रहते हैं, वो उस दावे को पूरा प्रस्तुत जो किया है उसका परीक्षण करते हैं, उसकी जांच करते हैं। जांच में वो उन समस्त तथ्यों को लेंगे जो आपने वाद पत्र में लिए हैं, अनुतोष, न्याय शुल्क, सिद्धांत, वादी प्रतिवादी का नाम, कॉज ऑफ एक्शन, क्षेत्राधिकारिता, कि आपने कुछ गलती तो नहीं की है, आपको जो दावा जिस न्यायालय में उपस्थित करना चाहिए था उसी कोर्ट में लगाया है। ये सब चीज यदि हो जाती है तो वो परीक्षण संबंधी आपको वेरीफाई कर देते हैं और आपका दावा एक्सेप्ट हो जाता है प्रारंभिक स्टेज में। फिर वाद पत्र अस्वीकार करने के आधार, आदेश 7 नियम 11 में, ऑर्डर 7 रूल 11 में, सीपीसी में वाद पत्र को अस्वीकार करने के आधार, खारिज करने। नंबर 1, यदि आपने दावा का अनुतोष का मूल्यांकन सही नहीं किया, कि जो दावा करना चाहिए स्टाम्प वो सही नहीं है। नंबर 2, अनुतोष का मूल्यांकन तो सही है लेकिन स्टाम्प ड्यूटी प्रॉपर जो लगना चाहिए थी वो नहीं लगेगी, तो आपका दावा खारिज हो जाएगा। नंबर 3 और मेन चीज वाद कारण ही आपके दावे में शो नहीं होता है। दोनों पक्षों के बीच में मुख्य विवाद क्या है, वो वाद का वो समझ में नहीं आ रहा, तो आपका दावा खारिज हो जाएगा।
नंबर 4, यदि विधि की दृष्टि से प्रथम भाग में ही ऐसा प्रतीत होता है कि यह दावा चलने योग्य नहीं है तो आपका दावा खारिज कर दिया जाएगा। नंबर 5, जुरिस्डिक्शन आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन, यदि क्षेत्राधिकार के बाहर आप कोर्ट में दावा लगाना चले गए तो आपका दावा खारिज कर दिया जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो ये वाद पत्र के अस्वीकारता को बताते हैं। और हम लास्ट में कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि टोटल वाद पत्र वादी द्वारा दिया जाता है जो कि एक अपने अनुतोष अपनी सहायता न्यायालय से जो संभावनापूर्वक बोनाफाइड जो प्राप्त करना चाहता है। तो ये 2 क्वेश्चन आज हमने हमारी इस सीरीज में पढ़े। बाकी के जो आगे क्वेश्चन थे इसमें पूरे ड्राफ्ट आते हैं, सिविल ड्राफ्ट, क्रिमिनल ड्राफ्ट, कुछ वसीयत पत्र, दान, बंधक, पट्टा ये लिखने के लिए आते हैं। इन सब के बारे में मैं कोशिश करूंगा कि आगे आपके पास हो रहा हूँ और इस बारे में बताऊँ। लेकिन स्पेशली विक्रम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जिनका पेपर है अभी 9 तारीख को, वो ये दोनों क्वेश्चन अपने तैयार कर ले अच्छे से, जो कि क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं कि प्लेट क्या होता है, फीडिंग क्या होती है, अभिवचन और वाद पत्र। आगे के लिए आपको के लिए ऑल द बेस्ट।